प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा संबंधी विचार। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो कि मूलतः एक आदर्शवादी विचारक हैं। अभी हम आदर्शवादी विचारकों में अंतिम विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की चर्चा कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 45। जैसे कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, आदर्शवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा संबंधी विचार, मतलब एजुकेशन के ऊपर इनके क्या विचार थे। ये स्टूडेंट्स, वास्तव में यदि देखा जाए, भले ही हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में भी भले ही हम यूनानी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, मध्यकाल के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, और भारत में भी भले ही हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, बेटा शिक्षा के ऊपर किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, व्यापक संकुचित रूप में सभी विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। किस पर? शिक्षा पर। क्यों बेटा? वास्तव में यदि देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पूरे विश्व की तस्वीर बदली जा सकती है, देश विशेष की तस्वीर बदली जा सकती है, किसी भी समाज विशेष की तस्वीर बदली जा सकती है। मतलब शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी वास्तविक रूप में शिक्षा को एक ऐसा साधन बतलाया है जिसके द्वारा व्यक्ति का चारित्रिक उत्थान होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसी के साथ में राष्ट्रोत्थान की भावना भी शिक्षा के द्वारा ही जागृत की जा सकती है। चूँकि तिलक के समय में भारत ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो ऐसी स्थिति में तिलक को शिक्षा ही एक ऐसा साधन दिखाई दिया जिसके द्वारा वास्तव में भारतीय जनता के अंतर्गत जो है राष्ट्रोत्थान की, राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत की जा सकती थी। केवल शिक्षा एक ऐसा साधन इनको दिखाई दिया। इसलिए शिक्षा के ऊपर इनके क्या विचार हैं, इसको हम व्यापक रूप में समझाएंगे। मैंने यहाँ भरसक प्रयास किया है डायग्राम बनाने का कि डायग्राम के माध्यम से आप तिलक के शिक्षा संबंधी विचार को समझ सकें। मैं एक बार पुनः कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। अब आज लोग कह तो देते हैं कि शिक्षा से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें शिक्षा का कोई दोष नहीं है। दोष है तो पाठ्यक्रम का है, सिलेबस का है। पाठ्यक्रम यदि अच्छे रूप में, श्रेष्ठ रूप में निश्चित किया जाए तो शिक्षा एक ऐसा साधन बन सकता है जिसके द्वारा किसी भी रूप में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। फिर इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि हम इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अपराधों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। अपराधों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसका मूल कारण यही है कि हम जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को श्रेष्ठतम तरीके से सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, इसलिए दिक्कत आती है। अन्यथा शिक्षा किसी प्रकार का परिवर्तन करने का श्रेष्ठतम साधन है। यस, मैंने ये जो श्रेष्ठतम साधन बताया है, न केवल भारतीय राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से बल्कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से निष्कर्ष निकालकर उसके बाद में आपको ये बताया है। वैसे मैं अलग से स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, सरकार, इसी के साथ में विश्व बंधुता की भावना, इन सब के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, और जिसका नाम हम रखेंगे शाश्वत राजनीतिक चिंतन। मतलब ऐसा चिंतन, ऐसी अवधारणाएँ जिनके ऊपर वास्तव में किसी युग विशेष में नहीं बल्कि सभी युगों में चिंतन होता रहा है और होता रहेगा। चलिए बेटा, सबसे पहले यहाँ आप ध्यान देंगे, हमने यहाँ जो है 6 डायग्राम बनाए हैं। 6 डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि लोकमान्य बाल गंगाधर
तिलक का जो मूल लक्ष्य है वो क्या है बेटा? तिलक का मूल लक्ष्य है स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी। तिलक के विचारों का साध्य क्या है? यस, स्वराज्य, भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी। इसलिए यहाँ नोट करेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु स्वराज्य है। क्या? तिलक के राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है? स्वराज्य है। इसलिए तिलक के चिंतन का मूल लक्ष्य क्या है? स्वराज्य की प्राप्ति। ये तिलक का साध्य है। तिलक का क्या है? ये साध्य है। और इस साध्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने कौन से साधन बताए हैं? खुले राजनीतिक साधन, जिसके ऊपर हमने चर्चा कर दी है, जैसे स्वदेशी है, बहिष्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा है, निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो तिलक ने अपने स्वराज्य के साध्य की प्राप्ति के लिए 4 साधनों की बात की है, जिन्हें खुले राजनीतिक साधन कहा जाता है, जैसे स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये तो इनका मूल लक्ष्य होगा। अब चूंकि हमें इस बात को व्यापक रूप में नहीं लेना है, हमें तो केवल शिक्षा संबंधी विचार को समझना है। तो शिक्षा संबंधी विचार को समझने के लिए हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। डायग्राम नंबर, इसको आप 1 दे सकते हैं, क्रम से तो 2 आएगा। तो डायग्राम नंबर 2 हमने यहाँ लिखा है शिक्षा, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा को, एजुकेशन को एक ऐसा साधन बताया है, शिक्षा को एक ऐसा साधन बताया है। क्या बताया बेटा? शिक्षा को एक साधन बताया है। कैसा साधन बताया है? एक ऐसा साधन बताया है जिसके द्वारा व्यक्ति का चारित्रिक उत्थान किया जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति का चारित्रिक उत्थान किया जाता है, चरित्र की दृष्टि से उसे जो है जितेंद्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है। जबकि आज के दौर में हम देखते हैं मूल कमी यही है, क्या? चरित्रहीनता। कोई भी क्षेत्र है, भले वो कोई भी क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में चरित्रहीनता व्याप्त है। तो इससे बड़ा दुखदायी और कुछ हो भी नहीं सकता। फिर हम किस एजुकेशन की बात करेंगे, कौन सी शिक्षा की बात करेंगे? जब हमारे चरित्र को हम श्रेष्ठ नहीं बना सकते, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ऐसे शिक्षा का फिर कोई फायदा ही नहीं है। नैतिकता की दृष्टि से हम गिरते जा रहे हैं और वैसे हवाई लूटी जा रही है। कि शिक्षा के अंतर्गत आज देखिएगा हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमारे बेटा बेटियाँ 99% बनाते हैं, 100 में से 100% बनाते हैं, खाक बनाते हैं 100%। चरित्र का निर्माण करना बेहद जरूरी। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि नैतिक शिक्षा विहीन शिक्षा शिक्षा नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को पतन के गर्त में डालने वाली शिक्षा है। बस संकेत पर्याप्त है। चारित्रिक उत्थान का साधन है। इसी के साथ में शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण, यस, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व निर्माण। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, यस, निश्चित। और इसके साथ में तिलक ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रोत्थान की भावना जागृत की जाती है। विद्यार्थियों को वास्तविक रूप में राष्ट्र की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को अपनी राष्ट्रीय भावना के प्रति जगाने का प्रयास किया जाता है। और जब विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है तो वास्तविक रूप में विद्यार्थियों में भावना आती है कि हम, तिलक कह रहे हैं कि हम ब्रिटेन के अधीन हैं, और हम इसलिए अधीन हैं क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। हम एकजुट होंगे तो ऐसी स्थिति में हम ब्रिटेन की पराधीनता से मुक्ति पा सकते हैं। तो तिलक ने शिक्षा को एक ऐसा साधन बताया जिसके द्वारा चारित्रिक उत्थान, व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्रोत्थान की भावना जागृत की जाती है। एक डायग्राम नंबर 3, पहला डायग्राम होगा, दूसरा, तीसरा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रीय नेता थे। जरा नोट करना, प्रथम राष्ट्रीय नेता कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने शिक्षा को, प्रथम नेता हैं जिन्होंने शिक्षा को, डायग्राम के माध्यम से आइए, जिन्होंने शिक्षा को स्वराज्य की, क्या? जिन्होंने शिक्षा को स्वराज्य की प्राप्ति का साधन बताया। इन्होंने कहा कि स्वराज्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्या? शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा। इन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के जो है स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो स्वराज्य की प्राप्ति का जो है इन्होंने शिक्षा को साधन बताया। इसी के साथ में विदेशी शासन, यस, विदेशी शासन की समाप्ति के लिए भी
जो है तिलक ने शिक्षा की बात की कि भी शिक्षा के द्वारा वास्तविक रूप में विदेशी शासन की समाप्ति की जा सकती है। क्योंकि जब हम हमारे भारतीय विद्यार्थियों को वास्तव में शिक्षा इस तरह की देंगे जिससे कि उनका चारित्रिक उत्थान होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा और राष्ट्रोत्थान की भावना जागृत होगी, तो निश्चित रूप में इन भावनाओं के आधार पर विदेशी शासन की समाप्ति सुनिश्चित है। यहाँ आप कर लेंगे विदेशी शासन की समाप्ति सुनिश्चित है। ठीक है। तीसरा, चौथा डायग्राम, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु है, ये आपको नोट करना है, मैंने पहले वैसे बता दिया है लेकिन क्रम से नोट करेंगे। राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु स्वराज्य की प्राप्ति, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक चिंतन का जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु, वो स्वराज्य है। क्यों? मैंने आपको पहले बता दिया था कि तिलक का मूल लक्ष्य क्या है, स्वराज्य की प्राप्ति, इसलिए तिलक के पूरा लिखेंगे इस राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु स्वराज्य की प्राप्ति है। और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 4 साधनों की बात की है, जिनको खुले राजनीतिक साधन कहा जाता है। क्या क्या है वो? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध। इन चारों के ऊपर मैंने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी कुछ बता दिया है, यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम नंबर 5, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विस्तार करने का प्रयास किया और इसी के साथ में जन आंदोलनों का ज्वार भाटा पैदा करने का प्रयास किया। मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा के माध्यम से ही, एजुकेशन के माध्यम से ही राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया, राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत की। क्योंकि जब तक राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत नहीं होगी तब तक आज़ादी कैसे मिलेगी, तब तक स्वराज्य की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का विस्तार शिक्षा के माध्यम से किया और इसी के साथ में जन आंदोलनों का जो ज्वार भाटा है, जो उबाल है, वो भी इन्होंने जो है शिक्षा के माध्यम से पैदा किया। क्या? जन आंदोलनों का ज्वार भाटा शिक्षा के माध्यम से इन्होंने पैदा किया। 5 नंबर 6 डायग्राम, तिलक ने, ये तो सत्य है कि ये प्रथम नेता हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्वराज्य की प्राप्ति की बात की, तो फिर इन्होंने शिक्षा का औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, इन 2 रूपों में महत्व बताया। मतलब शिक्षा को औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा 2 भागों में विभाजित किया और इन दोनों ही प्रकार की शिक्षा का इन्होंने महत्व बताया। अब औपचारिक शिक्षा में आता है स्कूल और कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में क्या आता है, जैसा कि मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो है लोक शिक्षण की बात की जाती है। जैसे इन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, केसरी, मराठा जो ये पत्र थे, इनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने का प्रयास किया। तो इन्होंने औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, इन दोनों ही प्रकार की शिक्षाओं के महत्व को स्वीकार किया है। ठीक है। 6 डायग्राम हो गए। अब हम दोनों प्रकार की शिक्षा की बात करेंगे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। 2 प्रकार की शिक्षा बताई इन्होंने, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा का मतलब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। यस। औपचारिक शिक्षा संबंधी विचार क्या है बेटा? तिलक ने औपचारिक शिक्षा को एक सकारात्मक साधन बताया। मतलब डेफिनेटली देखा जाए तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत इस तरह का पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत हो सके, ये कह रहे हैं, इसलिए इसको सकारात्मक साधन बताया इन्होंने। इसी के साथ में तिलक ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखा। मतलब तिलक ने पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखा। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के लिए इन्होंने श्रद्धा भाव नहीं रखा क्योंकि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली भारतीयों को उनकी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से अलग करना चाह रही थी, जबकि तिलक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। और इसी के साथ में इसके लिए इन्होंने, तिलक ने आगरकर व चिपलूणकर के साथ मिलकर के न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना 1880 में की, दक्षिण शिक्षा समाज की भी स्थापना की इन्होंने, और इसी के साथ में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम भी इन्होंने बताया कि भाई क्या सिलेबस होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम बिंदु रूप में लेंगे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तथा इसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तिलक का कहना है कि भाई वैसे अंग्रेजी जो माध्यम है शिक्षा का, इसके लिए उन्होंने मना नहीं किया कि अंग्रेजी भाषा हो, मना नहीं है।
अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए, मना नहीं है, लेकिन चूंकि भारतीय विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए इनका कहना है कि भी शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा में आसानी से विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है। अंग्रेजी के लिए उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मातृभाषा श्रेष्ठ है। वह एक राष्ट्रभाषा तथा एक सामान्य लिपि हो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भी एक राष्ट्रभाषा हो, और वो राष्ट्रभाषा हिंदी की बात करते हैं ये, ठीक है। इसी के साथ में एक सामान्य लिपि हो। तो तिलक ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखने की बात कही, देवनागरी लिपि में लिखने की बात की। तो इसका मतलब यहाँ एक राष्ट्रभाषा हिंदी की बात कर रहे हैं और एक सामान्य लिपि देवनागरी लिपि की बात कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, राष्ट्रभाषा हिंदी और सामान्य लिपि देवनागरी लिपि, तो आप नोट कर लेंगे। शायद तकनीकी शिक्षा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तकनीकी शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया। इन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा यदि दी जाएगी तो इससे हमारे बच्चों को जो है रोज़गार की प्राप्ति होगी। क्या रोज़गार की प्राप्ति होगी, मतलब ऐसी शिक्षा ना दी जाए जिससे कि शिक्षा लेने के बावजूद भी बच्चा जो है बेरोज़गार रहे, इधर उधर भटकता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आर्थिक स्वराज्य की प्राप्ति की बात की कि आर्थिक दृष्टि से हमें आज़ादी की प्राप्ति होगी, आर्थिक दृष्टि से हम सब मजबूत बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत होंगे, आर्थिक दृष्टि से हम जो है इतने ज़्यादा मजबूत होंगे कि हम आर्थिक दृष्टि से किसी अन्य राष्ट्र राज्य के अधीन नहीं होंगे, ये तिलक का कहना है। तकनीक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा पर बल। बेटा तिलक ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा की बात की, धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भी धर्म को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इन्होंने मना नहीं किया है कि धर्म को पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं करें, नहीं, धर्म को तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। और इसके साथ में तिलक ने धार्मिक सहिष्णुता की बात की, और धार्मिक सहिष्णुता की बात करते ही इन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं को हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाए, मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके लिए कोई मना नहीं है। मतलब जो हिंदू हैं हिंदुओं को हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाए, मुसलमान है मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके लिए कोई विरोध नहीं है। इसी के साथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है सांप्रदायिक शिक्षा का विरोध किया। इन्होंने ये नहीं कहा किसी भी रूप में सांप्रदायिकता के समर्थक नहीं है, बल्कि सांप्रदायिकता के विरोधी हैं। ये तो ब्रिटिश नौकरशाही ने आरोप लगाया था कि वही तिलक के जो विचार हैं वो सांप्रदायिक हैं। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि तिलक सांप्रदायिक नहीं थे, बल्कि वो तो हिंदू और मुसलमान में एकता की बात करते हैं। तिलक के राष्ट्रवाद को सांप्रदायिक राष्ट्रवाद कह दिया गया था ब्रिटिश नौकरशाहों के द्वारा, लेकिन डेफिनेटली तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो सांप्रदायिक नहीं था। वास्तव में वो तो भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ना कि हिंदू के या मुसलमान के राष्ट्रवाद की। तो निश्चित रूप में कह सकते हैं कि ये जो तिलक हैं वो सांप्रदायिक शिक्षा के विरोधी थे, वो कोई सांप्रदायिक शिक्षा की बात नहीं करते हैं। यह राजनीतिक शिक्षा पर बल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा पर बल दिया, और तिलक ने साफ कह दिया कि राजनीतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता दी जाए। मतलब तिलक कह रहे हैं कि राजनीतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता दी जाए। क्यों? क्योंकि जब राजनीतिक शिक्षा दी जाएगी तो इससे हमारे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत होगी, और राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत होगी तो निश्चित रूप में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक ज्वार भाटा पैदा होगा, ज्वार भाटा उत्पन्न होगा, उनमें उबाल आएगा, हैं, उनमें क्या आएगा, उबाल आएगा, और इससे विदेशी शासन को उखाड़ फेंका जाएगा, क्योंकि मूल जो इनका लक्ष्य था वो स्वराज्य की प्राप्ति था। अब इसके बाद में इनका दूसरा पार्ट लेते हैं। पहला औपचारिक शिक्षा हो गया, औपचारिक शिक्षा संबंधी विचार मैंने यहाँ भी बता दिया था। तिलक ने जो शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दो भागों में विभाजित किया, दोनों ही प्रकार की शिक्षाओं का इन्होंने महत्व बताया है। तो औपचारिक शिक्षा तो ये होगी जो कि स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। इसके बाद में अनौपचारिक शिक्षण अथवा लोक शिक्षण संबंधी विचार, मतलब ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से बाहर जो शिक्षा दी जाती है उसकी बात करें कि भाई केवल विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि इनसे बाहर भी शिक्षा दी जाती है। और वैसे देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि समाजशास्त्री के रूप में, कि समाजशास्त्री कहते हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन होता है बेटा? यस, परिवार होता है। और समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, समाजीकरण मतलब सीखने की प्रक्रिया, समाजशास्त्र का शब्द है समाजीकरण, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, तो सीखने की प्रक्रिया तो मैं ये कहूँगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है।
ये केवल ये नहीं कि स्कूल महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक ही है, नहीं 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 नहीं, व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अतः यहाँ ये कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका भी महत्व है। अनौपचारिक शिक्षण अथवा लोक शिक्षण संबंधी विचार। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई वास्तविक रूप में अगर भारतीय जनता के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना जागृत करनी है तो इसके लिए केवल औपचारिक शिक्षा नहीं भी बल्कि अनौपचारिक शिक्षा भी दिया जाना जरूरी है, अनौपचारिक शिक्षण का दिया जाना जरूरी है। और तिलक ने ये काम किया भी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव के माध्यम से ऐसा काम किया, गणेश उत्सव के माध्यम से महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव गणेश उत्सव के माध्यम से ऐसा किया। इसी के साथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से भी इन्होंने अनौपचारिक शिक्षा देने का प्रयास किया। इनके अंतर्गत इन्होंने अपने संपादकीय लेख लिखे और उन संपादकीय लेखों के माध्यम से इन्होंने जो है मैं कहूँगा भारतीय जनता को जगाने का प्रयास किया, भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने का प्रयास किया। तो तिलक ने ये औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की शिक्षा की बात की है। ठीक है बेटा। इसके बाद में यहाँ अंत में निष्कर्ष रूप में नोट कर लेंगे आप, निष्कर्ष या संक्षेप में निष्कर्ष रूप में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने औपचारिक मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मैंने लिख दिया है। तिलक ने औपचारिक मतलब स्कूल व कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, तिलक ने औपचारिक राष्ट्रीय शिक्षा को, औपचारिक राष्ट्रीय शिक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। तो तिलक ने औपचारिक राष्ट्रीय शिक्षा को अनौपचारिक राष्ट्रीय शिक्षा का पूरक माना है। मतलब जो औपचारिक शिक्षा है वो अनौपचारिक राष्ट्रीय शिक्षा का पूरक है। आप अनौपचारिक शिक्षा दे रहे तो अनौपचारिक शिक्षा का जो पूरक है वो औपचारिक शिक्षा है। अकेली औपचारिक शिक्षा से राष्ट्रीय भावना जागृत नहीं की जा सकती है, राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत नहीं की जा सकती है। इसलिए तिलक ने औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षण की शिक्षा की बात की है। ये हो गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा संबंधी विचार। मुझे पूरा विश्वास है एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे तिलक के शिक्षा संबंधी विचार यदि पूछा जाता है तो आप कंप्लीट जैसे मैंने आपको समझाया इस रूप में समझाने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे डायग्राम बनाएंगे, इन डायग्रामों की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने तो यहाँ केवल डायग्राम बनाया और व्याख्या समझा दी है, तो आप जैसे डायग्राम नंबर 2 है तो इसको आप बनाएंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 ये जो डायग्राम मैंने बनाए हैं इन डायग्रामों को आप नोट करेंगे, इसके बाद इनकी व्याख्या करेंगे जैसे मैंने समझाया है ना। उसके बाद में औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं के महत्व को आप समझा देंगे और इसके बाद निष्कर्ष निकाल देंगे और निष्कर्ष में लिख देंगे कि तिलक ने औपचारिक मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ औपचारिक राष्ट्रीय शिक्षा को अनौपचारिक राष्ट्रीय शिक्षा का पूरक माना है। क्या माना है? इसका पूरक माना है। और ये सब समझाने के बाद में निश्चित मानेगा आपको अच्छे से अच्छे अंक, ज़्यादा से ज़्यादा अंक की प्राप्ति होगी। मुझे विश्वास है आप तिलक के शिक्षा संबंधी विचार को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।